नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुर्वेद की पाठशाला चैनल पर। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट करिएगा और दोस्तों शेयर करने के लिए रेडी रहिएगा और इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक कोई भी छूट ना पाए। तो जैसा कि हमने अभी पिछले लेक्चर्स में या वीडियोज़ में जो हमने कंसल्ट किया था तो हमने उसमें कुछ पेपर्स बताए थे, तो उन्हीं के अध्ययनरत तो हम क्या करते हैं इसको आगे बढ़ते हैं। और आज जो हम एग्ज़ाम पेपर लेके आए हैं वो अष्टांग हृदय का लेके आए हैं, जो कि सूत्र स्थान। आप सब लोगों को पता होगा सूत्र स्थान जो है, जो अष्टांग हृदय है, तो उसमें जो सूत्र स्थान के जो 30 चैप्टर्स हैं वो चरक से लिए गए हैं। तो आप देखिएगा इसमें किस तरीके से क्या है, पूरा पैटर्न बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल नज़रें गड़ा के रखिए इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, पंजाब से यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो सकती है, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी हो सकती है, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो सकती है, आगरा यूनिवर्सिटी हो सकती है, आप कहीं की यूनिवर्सिटी हो, इवन मध्य प्रदेश की क्यों ना यूनिवर्सिटी हो, और पंजाब यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। लेकिन आप किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देखिए, हरियाणा यूनिवर्सिटी हो सकती है, लेकिन आप किसी पेपर उठा के देखिएगा आपको लगभग डिट्टो, क्योंकि ये जितने भी पेपर्स बनते हैं वो CCIM के बेस्ड बनते हैं। तो आप बिल्कुल ये दिमाग से निकाल लीजिए क्या आपका जो एग्ज़ाम होगा या कुछ अलग होगा। कहाँ कुछ जगह इतना ज़रूर हो जाता है कि किसी जगह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिए जाते हैं टिक मार्क के लिए, और तो उसमें टिक करके थोड़े से नंबर बढ़ा लिए जाते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें ऐसा नहीं होता, जैसे कि आगरा यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा चलता रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर अपना कंटेंट तैयार है, अपना रीडिंग अच्छी तरह अगर की हुई होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो सब होते ही रहते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। तो जैसा कि आगे देखिएगा, तो आज मैं जो कंसल्ट करने वाला हूँ वो मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय, तो हम आज अष्टांग हृदय की बात करेंगे और सूत्र स्थान, ठीक है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में, इसी क्रम में। तो देखिएगा, तो पहला देखिए, तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है, अब देखिएगा इसमें तो क्या दिया हुआ, आयुर्वेद का प्रयोजन लिखकर आयुर्वेद अवतरण लिखें अष्टांग हृदय के अनुसार। तो अब चीज़ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम किसी भी सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो जब तक हमें उसका बेस नहीं पता होगा, उसका ये नहीं पता होगा वो कैसे स्टार्ट हुआ या कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, तो हम नहीं उसके बारे में जान सकते ना। तो इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चनों में आप जितने भी पेपर कंसल्ट करेंगे, जितने भी पेपर आप सॉल्व करेंगे, तो आप उसमें यही चीज़ देखेंगे मेनली कि उसके बारे में पहले पूछा होगा क्वेश्चन। कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा ज़रूर होगा, उसमें थोड़ा बहुत ज़रूर पूछा गया होगा कि इसके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, कि उस सब्जेक्ट की उत्पत्ति के बारे में रिलेटेड होगा, उससे पूछा गया होगा कि उसकी उत्पत्ति बताइएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट बिल्कुल समझिएगा, इसको हल्के में ना लीजिएगा, तो इसको इंपॉर्टेंट हम लोग कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसी क्रम में जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, तो वो है दोषों का जठराग्नि और कोष्ठ पर प्रभाव लिखें। तो दोषों का जठराग्नि, अब एक चीज़ बताऊं, ये क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं दोषों का जठराग्नि पर एवं कोष्ठ पर प्रभाव, मतलब क्या है कि इसके जो दोष हैं, क्योंकि पूरे हम लोग देखते हैं तो पूरी हमारी चिकित्सा दोषों के ऊपर आधारित होती है, दोषों और पंचमहाभूत के ऊपर। तो आप ये चीज़ देखिएगा, संबंध जरूर आप याद करिएगा, जितना जहाँ पे भी आपको कहीं संबंध लगे दोषों का या पंचमहाभूत का, तो पूरी तरह अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत परीक्षा में आता है, हर जगह आता है, हर सब्जेक्ट में आता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रोगी परीक्षा बताइए। तो रोगी परीक्षा आपको इसमें पढ़ लेना है और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, रसों का दोषों से संबंध लिखें। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था और मैं इस क्वेश्चन को करा भी चुका हूँ, रसों का दोषों से संबंध। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो आप क्या कहते हैं, आई बटन पे क्लिक करिएगा, आपको शो ऑफ ऊपर हो रहा होगा आई बटन में कि रसों का दोषों से संबंध क्या रहता है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं आसानी से, क्योंकि और पूरा ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आई बटन पर क्लिक करिएगा, जिससे कि आप बाद में भी देख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं आगे दंत धावन विधि। तो दंत धावन विधि क्या होती है, इसके बारे में हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, तो बिल्कुल देखते रहिए आगे। अब देखिए, अब ये तो रहे थे जो क्वेश्चंस अभी ऊपर जो दिए हुए थे, तो ये थे जो कि 2 नंबर के एक थे, ठीक है। तो 10 नंबर हो गए यहाँ पे, अगर आप इतने कर लेते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली इसमें कम से कम एक पेज तो लिखना ही होता है, कम से कम, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा। और अच्छा अगर लिखा होगा तो, और विद श्लोका लिखा होगा तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो देखिएगा, अब शॉर्ट नोट आ गया। तो शॉर्ट नोट में क्या है, औसत सेवन के 10 कालों की व्याख्या करें।
तो औसत सेवन के 10 काल क्या क्या हो सकते हैं उसकी व्याख्या करनी है, इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखना होता है 5 नंबर में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसमें डिटेल में, और चिकित्सा चतुष्पाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन चिकित्सा चतुष्पाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। तो इसको बिल्कुल डिट्टो रट लीजिएगा, बिल्कुल रट लीजिएगा, ठीक है। अगर आपकी पढ़ाई बहुत कम हो रही है तो आप बिल्कुल पढ़ाई तेज़ कर दीजिएगा, समय बहुत कम है, कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, ठीक है। आप इसको बिल्कुल दिमाग में, इधर उधर की बातों दिमाग में मत रहिएगा, बिल्कुल आप अपनी पढ़ाई करिएगा, ठीक है। तो आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर बात करते हैं तो आगे आता है, ये देखिए, तो अब आते हैं लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन किस टाइप के, तो ये 10 नंबर का है, तो जाहिर सी बात इसमें काफ़ी लिखना होगा। काफ़ी लिखने का मतलब अगर मैं कहूँ तो कम से कम नहीं तो 3 से 4 पेज होना चाहिए। 4 पेज का मतलब पन्ने बोल सकते हैं, पेज तो नहीं कहेंगे। कम से कम अगर पेज की बात करते हैं तो 5-6 पेज होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि देखिए, अदाड़ी वेगों के नाम लिखकर उससे होने वाली प्रमुख व्याधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊँ आपको, हाँ, एवं उसकी चिकित्सा और लिखिए, ठीक है, इसकी चिकित्सा भी लिखनी। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको कर लेते हैं, अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका क्या है, आप ये मत सोचिएगा थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अष्टांग पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि क्या होता है, जब आप सेकेंडरी में पहुँचते हैं चरक संहिता, तो चरक संहिता में भी आपको दोबारा और पढ़नी पड़ती। क्यों? क्योंकि जो बेसिक्स अगर आपके क्लियर्स नहीं होते हैं तो आपको चरक संहिता के लिए अष्टांग हृदय दोबारा पढ़नी पड़े। इससे बढ़िया आप आज पहले ही पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए आप बहुत अच्छी तरह मेहनत करिएगा, बहुत अच्छी तरह करेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर पाएंगे। मेरा ये पूरा अनुमान है आपके साथ, और मेरा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, बिल्कुल आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा, इसमें प्रमुख व्याधियाँ, धाड़ी वेग में से कोई ना कोई एक आता है, तो ये हम इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल नेगलेक्ट मत करिएगा, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं ऋतुचर्या। ऋतुचर्या से आप क्या समझते हैं? आदान काल विसर्ग काल अंतर समझाते हुए ग्रीष्म ऋतुचर्या। देखिए, मैं बताऊं, आदान काल विसर्ग काल अक्सर नहीं, आप मैं बताऊं 95% पूछा जाता है, और 95% पूछा जाता है। और ये बताऊं मैं आपको, ऋतुचर्या कोई ना तो कोई एक पूछी ही जाती है। तो आप, मैं बताऊं, बिल्कुल ऋतुचर्या पूरी तरह तैयार कर लीजिएगा। ये ऋतुचर्या वाला पार्ट तो इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि इसकी अगर आप इसको अगर समझ लेते हैं तो आप व्याधियों में बड़ा आप आसानी से कोरिलेट कर पाएंगे। अगर आप इसको नहीं समझ पाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं आगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। तो आई होप आप अच्छी तरह समझेंगे, और बिल्कुल मेरी जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप तैयारी करेंगे, और आई होप आप बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर पाएंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, समय भी बहुत है। लेकिन अगर देखिए, अगर आप नहीं काम करेंगे, अगर नहीं आप पढ़ेंगे तो समय फिर भी उतना ही कम रह जाएगा, ठीक है। अगर आज से आप समझेंगे कि आप मुझे मेहनत करनी है, बिल्कुल आप पावर भरिएगा, बिल्कुल मेहनत करिएगा, आप बहुत अच्छे नंबर पाएंगे। मेरा आई एम श्योर आप बहुत अच्छे नंबर पाएंगे। आप बिल्कुल थोड़ा सटीक माध्यम से और सही माध्यम से आप पढ़ाई करिएगा, ठीक है। और चलिए देखिए आगे, तो आम विष की परिभाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन, मैं जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मैंने इसको क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं पेपर्स मेरे पास काफ़ी है, लेकिन मैं क्यों बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक पेपर कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक पेपर एक ऐसा पेपर है जो बिल्कुल पूरी तरह इंपॉर्टेंट है, आपको इसको सॉल्व कर लेना है। आप देखो, आपकी तैयारी कैसे, अगर आपने बुक से नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट की, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपने अभी तक बुक से नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, कोई टेंशन वाली लेने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस एक बात ध्यान रखिएगा, जितने में क्वेश्चन पेपर आपको ये सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप क्या करिएगा, इसके क्वेश्चन लिखने के बाद इसका आंसर आप लिख लीजिएगा, जिससे कि आपके पूरे एक तरीके से सॉल्व पेपर एक बन जाए, ठीक है। जब आप 2-3 साल के अगर कर लेंगे ना, तो मेरे हिसाब से आपको लोग कहेंगे 5 साल करिए, 10 साल करिए। मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि अगर आपने 3 साल का कर लिया, तो मुझे ऐसा लगता है 3 साल के पेपर आपने कर लिए, और अगर जिसने 4 कर लिए उसके लिए अच्छी बात है, जो ज़्यादा अगर वर्ष के कर पाए तो उसके लिए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने 3 साल या 4 साल तक के कर लिए ना, तो इट इज़ सफिशिएंट टू अच्छे नंबर पाने के लिए, ठीक है। सफिशिएंट नंबर पाने के लिए, मतलब अच्छे नंबर पाने, सफिशिएंट तो नहीं कहूँगा मैं, अच्छे नंबर पाने के लिए उपयुक्त होंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, आम विष की परिभाषा और इससे होने वाले रोग एवं उसकी चिकित्सा लिखनी है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। तो देखिए, अब जो ये क्या कहते हैं, पार्ट बी, तो पार्ट बी में देखिएगा, पार्ट बी में सप्तकल्पना। तो अब ये देखिए 2 नंबर का है, तो आपको पता होना चाहिए सप्तकल्पना जब आप लिखेंगे तो जाहिर सी बात है आपका 1.5 या 2 पेज में तक चला जाएगा, ठीक है। श्वेत के भेद आपको लिख लेने हैं, और धूमपान के भेद,
अष्टप्रकृति। अष्टप्रकृति आपको एक तरीके से ये तो चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जिसको याद कर लेना होता है, इसको आप याद ही कर लीजिए बिल्कुल बुरी तरह, और सप्तकल्पना आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और हो सकता है आप इसको थोड़ा सा नेगलेक्ट कर दीजिएगा, इसको जो आप बता रहा हूँ मैं, इसको अगर आप नेगलेक्ट कर देंगे स्वर के भेद को, श्वेत के भेद को, तो कोई दिक्कत नहीं है। धूम्रपान के भेद आपको थोड़ा सा माइंड में तो रहना ही चाहिए, क्योंकि बाद में आपको याद आ जाए रिकवरी, जैसे आप एकदम स्ट्राइक करें कि यार माइंड पे कि मुझे ये याद है तो आ जाना चाहिए, ठीक है। और गंडूस और कवल में अंतर आप देखना, ये केवल नहीं है, ये कवल है, ठीक है। तो गंडूस और कवल में अंतर बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं और बहुत आसान है ये। गंडूस और कवल बहुत, मैं बताऊँ आपको, जिस भी आप कॉलेज में पढ़ते होंगे, अगर आप क्लासेस लेते होंगे ऑनलाइन या किसी भी तरीके से या वहाँ पे कॉलेज में, तो आप देखिएगा आपको सर जरूर पूछेंगे गंडूस कवल में अंतर बताओ, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जब आप चरक पढ़ेंगे तो आपको कई बार सर भी पूछेंगे, टोकेंगे आपको इसी बात के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत एक तरीके से इंपॉर्टेंट है और ये पूछा ही जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने जो ये क्वेश्चन पेपर में जो लेके आया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना अगर आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पता पड़ेंगे। क्योंकि कुछ भाई बंधु ने और मेरे फ्रेंड्स ने या जो भी थे जूनियर्स या मेरे जो भी भाई बंधु हैं, तो सभी ने यही बोला था कि सर आप जो भी क्वेश्चन बताया करिए वो इम्पोर्टेंट वाले बताया करिए। तो मैं इम्पोर्टेंट लेके आ गया हूँ, तो आप बिल्कुल इसको तैयार रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके के सप्तकल्पना, श्वेत के भेद, धूम्रपान के भेद और अष्टप्रकृति और गंडूस व कवल में अंतर, ये आपको याद कर लेने हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि पहले ही कंसीडर हो चुका है, 5 नंबर का है। तो देखिए, जलों का अपचरण, तो जलों का अपचारण विधि, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए, अगर नहीं थोड़ा बहुत आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, और देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है, संसर्जन क्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसर्जन क्रम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बिल्कुल ही पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है। तो 10 नंबर का यहाँ हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा, आगे जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विष मिश्रित आहार का परीक्षण विधि। तो जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, परीक्षण कैसे करते हैं कि आग में डालते हैं, चट चट की आवाज़ आती, तो ये एक श्लोक है इसका। तो आप इसको, क्योंकि ऐसा होता है जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, अगर उसमें आप श्लोक नहीं डालते हैं तो आपको नंबर्स कम मिलते हैं। हालांकि आप, मुझे पता है कि आप लिख तो काफ़ी अच्छा देते हैं, क्योंकि पूरी कॉपी भरना है, कि स्वाभाविक रहता है कि नहीं पूरी कॉपी भरनी है। लेकिन मैं बताऊं आपको, अगर आप बीच में अगर कोई श्लोक लिख देते हैं, एक कोटेशन के काम करती है, तो आपको पता होगा कोटेशन अगर किसी चीज़ की लिख देते हैं तो बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस श्लोक को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विष मिश्रित आहार का परीक्षण विधि लिखकर शरीर पर होने वाले प्रभाव एवं उसकी चिकित्सा लिखनी है, ठीक है। तो इसके बारे में बिल्कुल यहाँ पर बता देना है। और मैं आपको बता दूं, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तो और थोड़े से बहुत वेरी शॉर्ट होते हैं, उनमें अगर आप डाल देते हैं, अगर आपको श्लोक याद आया तो मैं आपको बता रहा हूँ, इंश्योर कर रहा हूँ कि आपको 2 में से 2 पूरा नंबर मिलेगा। अगर आप 5 वाले में करते हैं तो 4.5 या 4 तो दे ही देंगे टीचर, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन आप इसमें तो 10 वाले में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। अब देखिए, बमन एवं विरेचन की परिभाषा लिखकर बमन व विरेचन की विधि एवं इनके वेगों की संख्या एवं मात्रा बताइए। तो ये इसमें दिया हुआ है, तो इसको बहुत अच्छी तरह याद कर लेना है आपको कि बमन विरेचन की परिभाषा लिखकर बमन विरेचन की विधि, क्या विधि और इनके वेगों की संख्या कितनी और मात्रा कितनी बताई गई है, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 10 नंबर में है, तो जाहिर सी बात है आपको काफ़ी लिखना होगा और बहुत लिखना होगा, ठीक है। आपको अगर देखा जाए तो आपके पास कंटेंट बहुत होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर अच्छे अंक पाने हैं, ठीक है। हम लोगों में से ही कोई एक यूनिवर्सिटी टॉपर भी बनता है, ठीक है, वो कोई स्पेशल नहीं करके आता, वो क्या करता है, वो श्लोकास डाल के आता है। तो आप भी अगर श्लोकास डालेंगे तो आपकी भी एक परसेंटेज अच्छी बनेगी, जिससे कि आगे आने वाले जो भविष्य में आपकी जो जॉब्स या प्लेसमेंट जो भी होंगे, या कोई भी आप कहीं पे भी जाएंगे, तो आप जब आकर्षक आप अपनी मार्कशीट अगर रखेंगे तो आपकी बात ही कुछ और होगी। इसलिए मैं बताता हूँ कि आप श्लोक याद करिए, श्लोक से बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले के ऊपर, ठीक है। क्योंकि आप इंश्योर कर पाते हैं कि हाँ, हम वाकई में आयुर्वेद के एक डॉक्टर, प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षार एवं अग्निकर्म के गुण भेद लिखकर क्षार पाक की विधि और क्षार कर्म की विधि समझाइए। तो अब देखिए, इसके क्षार एवं अग्निकर्म के गुण हमें लिखने हैं, ठीक है, और इसके भेद लिखकर क्षार पाक विधि और क्षार कर्म की विधि
समझानी है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह तैयार करिएगा। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट करिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करने का मतलब ये होता है कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन अगर आप क्लिक करेंगे तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ ये चीज़ इंश्योर कर लीजिएगा कि आपने सब्सक्राइब तो दबा रखा होगा, लेकिन बेल आइकन दबाने के बाद आपने क्या नोटिफिकेशन बेल के लिए ऑल नोटिफिकेशन दबा रखा है, दबा रखा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को इंश्योर कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए आप तक। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो आई थिंक सो ये वीडियो लेक्चर काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए गुड बाय।